दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पाठक, आपका किसान मित्र, राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों आज हम एक नए मुद्दे के साथ परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे, उन सामाजिक मुद्दों को छुएंगे, उन सामाजिक मुद्दों पे बात करेंगे जिन सामाजिक मुद्दों को पिछले सालों साल से भुला दिया गया, जिनकी बातें किए बिना ये देश सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ नहीं सकता, सुख और समृद्धि की तरफ जा नहीं सकता। जिन चीज़ों से हमारा देश सुख और समृद्ध था, उन्हीं चीज़ों को इस देश ने आज़ादी के बाद पूरी तरह से भुला दिया। सरकारों ने हमारा जो सबसे समृद्ध सिस्टम था उसको नष्ट कर दिया, जो सबसे समृद्ध सिस्टम था। और वो समृद्ध सिस्टम क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी? आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था सदियों इतनी मजबूत कैसे रही, क्यों रही? इसके पीछे क्या तंत्र काम करता था कि हमारा देश सदियों सदियों सोने की चिड़िया रहा? वो सोने की चिड़िया क्यों रहा? आज हम और आप इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये भारत क्यों समृद्ध था, क्यों समृद्धशाली था। ऐसी क्या हमारी इकोनॉमी थी कि पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित थी, पूरी दुनिया हमको अपना गुरु मानती थी। लोग हमारे यहाँ पढ़ने भी आते थे और व्यापार करने के लिए भी आते थे। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ हुई। इन दोनों मुद्दों पे एक साथ हम बात करेंगे। पहला विषय है कृषि का। कृषि का जो विषय है दोस्तों, वो विषय इस देश की आत्मा है। और जिस देश की आत्मा को ही, जिस शरीर इस तरह से समझिए उदाहरण, शरीर में अगर आत्मा ही नहीं विराजमान है, आत्मा ही नहीं है, तो वो शरीर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर में सड़ गल करके खत्म हो जाता है। उसी तरह से हमारे देश की जो आत्मा है वो कृषि है, खेती है, किसानी है। और इस देश की आत्मा को कुचलने का काम किया गया। लोगों ने, जो सरकारें रही, किसी एक सरकार का इस पे कोई दोष नहीं है, ना एक सरकार का हम दोष दे सकते। ये निरंतर हजारों वर्ष से हमारे यहाँ होती आई ये चीज़ें। कृषि को हमेशा हे दृष्टि से देखा गया। जो कृषक हैं, जो किसान हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, जिनके अन्न से हमारा शरीर चलता है। संस्कृत में हमारे यहाँ कहा गया है, अन्न ही परम ब्रह्म है। अन्न के बिना संसार में कोई जीवित नहीं रह सकता। और जो अन्नदाता है, जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसी अन्नदाता को सरकारों ने सबसे पीछे ले आकर के खड़ा किया। इस देश में जब तक अन्नदाता को हम वो सम्मान नहीं देंगे कि सारा सिस्टम, मैं किसी सिस्टम के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश का या दुनिया का सारा सिस्टम तभी अच्छा और स्वस्थ रह सकता है जब हम और आप अपने किसान भाइयों के प्रति वफादार रहें, सरकारें किसानों के प्रति वफादार रहें। सरकारों की नीतियां जब तक किसानों के हित की नहीं बनेंगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, इस देश में समृद्धि नहीं आ सकती। आप कल्पना करके देखिए, गांव में एक व्यक्ति
अपना पूरा जीवन किसानी और खेती में लगा देता है, उसको क्या मिलता है? उसके बच्चे का ढंग से एजुकेशन नहीं हो पाता, उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती, उसकी आर्थिक चिंता नहीं होती, और समाज में भी वो हे दृष्टि से देखा जाता है। सरकारों का दायित्व तो है ही है, साथ में हमारी ये समाज का भी दायित्व है कि जो किसान 24 घंटे दिन रात धरती माँ का सीना चीर करके हमारे आपके पेट में अन्न डालता है, जिससे हम और आप चलते हैं और दुनिया में जाकर के इतना सारा काम कर पाते हैं, इसके पीछे सिर्फ एक चीज ही काम करती है, वो है खेती। और खेती को जब तक हम इग्नोर करते रहेंगे, खेती के प्रति जब तक हम वफादार नहीं होंगे, खेती के प्रति जब तक हमारी सहानुभूतियां नहीं होंगी, किसानों के प्रति जब तक हम जवाबदार नहीं बनेंगे, तब तक इस देश में उन्नति का कोई मार्ग न दिखता है न दिखेगा। दुनिया, हमारे भारत में आज़ादी के बाद हमने ये देख लिया, तमाम इंडस्ट्री हमने लगा के देख ली, कंक्रीट का शहर खड़ा करके देख लिया, शहर के शहर कंक्रीट होते जा रहे हैं, सीमेंट बालुओं का हमने रेत बना करके देख लिया, लेकिन संपन्नता नहीं आई। क्यों नहीं आई? आखिर उद्योगीकरण से अगर संपन्नता आनी ही रहती तो पिछले 60, 65, 70 सालों में क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई, उद्योग का हम विरोध नहीं करते हैं। उद्योग के साथ साथ हमें जितना हमने उद्योग पे अपना सब कुछ दिया सरकारों ने, उतना ही कृषि पे देना चाहिए था। अगर कृषि पे सरकारों ने दिया होता तो आज इस देश की स्थिति ये नहीं होती। आज हम भी आज़ादी के बाद सुपर पावर होते या सुपर पावर की दौड़ में होते। लेकिन हुआ क्या? कृषि खेती करने वालों को हमने हे दृष्टि से देखना चालू किया। हमारी नीतियां पूरी तरह से किसानों के हित की बनी ही नहीं कभी। हमने क्या किया किसानों के लिए? 5 साल में एक बार सरकार आती है, चुनाव के समय एक घोषणा करके जाती हैं कि हमारी दोबारा सरकार बनी तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अब 5 साल में एक बार फिर से सरकार अगर बन गई उसी पार्टी की तो कर्जा माफ हो जाता है। कर्जा माफी का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ 5 साल में एक बार कर्जा माफ कर देने से किसानों का हित हो जाएगा या किसान समृद्ध हो जाएंगे, ये बातें करना किसानों के साथ धोखा है और इस भारत की मूल आत्मा के साथ धोखा है। भारत की जो मूल आत्मा है वो गांव में बसती है। आज भी हम कहते हैं कि 65%, 70%, 75% भारत गांव में बसता है। गांव में किसके भरोसे बसता है? इसी खेती किसानी के भरोसे बसता है। लेकिन हमने किया क्या? हमने उद्योगों के लिए सब्सिडी दी, लाखों लाख करोड़ रुपए उद्योगों का हम माफ करते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। लेकिन हमने यही चीज कृषि के साथ नहीं किया। कृषि को हमने हमने मिनिमम कृषि विश्वविद्यालय बनाए। जो कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं वो भी लोगों तक अपनी चीजें ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं। इस भारत की समृद्धि में, भारत माता की समृद्धि में हमको आपको हजारों हजार कृषि विश्वविद्यालय के नए निर्माण की जरूरत है, नव निर्माण की जरूरत है, जहां से कृषि वैज्ञानिक पैदा हों, कृषि रिसर्चर पैदा हों,
नई नई टेक्निक आए, नई नई फसलें आए, फसलों को कैसे हम टेक्निकल कर सकते हैं, कैसे आधुनिक खेती करके हम सिर्फ धान, गेहूं और गन्ना पैदा करके किसान कभी समृद्ध नहीं हो सकता, कैसे हम फलों की खेती कर सकते हैं, किस तरह से हम दूध उत्पादन में कर सकते हैं, मंडियों को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे कोल्ड स्टोरेज हम बना सकते हैं जहां पे हमारा जो फल है, जो सब्जियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। नहीं तो होता क्या है कि सीजन में जब किसान टमाटर पैदा करता है तो उस टमाटर की कीमत 25 पैसे 50 पैसे हो जाती है, आधा मटेरियल सड़ जाता है, आधा किसान 25 पैसे 50 पैसे में बेचने के लिए मजबूर होता है। एक बार दो बार वो ये चीज़ कर लेता है, फिर तीसरी बार छोड़ देता है। सरकारों ने अगर ये ब्लॉक स्तर पे हर ब्लॉक में अगर ये कोल्ड स्टोर की चेन बनाई होती तो ये समस्याएं नहीं आती। अभी भी सरकारों के पास समय है, हर ब्लॉक के अंदर आपको कोल्ड स्टोर की चेन खड़ा करनी पड़ेगी। आप कोल्ड स्टोर की चेन खड़ा करेंगे तो हमारे गांव का जो किसान है वो सब्जी, फल, अनाज इस तरह की टेक्निकल खेती करेगा, सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ना नहीं पैदा करेगा। आज हमारा किसान मजबूर है, आज हमारे कृषक भाई मजबूर है गेहूं, चावल, गन्ना पैदा करने के लिए। गेहूं, चावल और गन्ना पैदा करके 70% आबादी, 70% कृषि का जो क्षेत्र है, 100% में 70% जो कृषि का क्षेत्र है लगभग, वो गेहूं, चावल और गन्ना पैदा करता है। गेहूं, चावल और गन्ना पैदा करके किसान कभी भी समृद्ध हो नहीं सकता। किसान की समृद्धि के लिए हमको मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा, सरकारों को अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, किसानों के लिए इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी, गांव-गांव में लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, गांव-गांव के अंदर, गांव-गांव में जा कर के ये बताना पड़ेगा कि टेक्निकल खेती कैसे की जाती है, उस टेक्निकल खेती से कैसे फायदे होते हैं, आम से, अमरूद से, सेब से, संतरा से, जहाँ जिस तरह की मिट्टी है उस तरह के फल पैदा करने की हमको टेक्निक बतानी पड़ेगी किसानों को कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अगर सपोज 2 एकड़ खेती है तो आधे एकड़ में हम कैसे फल की खेती कर सकते हैं जिससे हमें पैसे मिले, बाकी के आधे एकड़ में किस तरह से हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं और क्या क्या सब्जियां उस जगह पे हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा किसान समृद्ध हो सकता है, जिससे उसका नुकसान ना हो, जिसकी मांग हो। इस तरह की चीजें हमको करनी पड़ेगी। दूसरी चीजें, अब 1 एकड़ खेती बची 2 एकड़ किसान के पास, 1 एकड़ में वो अपना गन्ना, गेहूं और धान साल भर के लिए पैदा कर सकता है अपने खाने के लिए। गेहूं और धान, उसमें 2 चीजें मिलती हैं 1 एकड़ के अंदर। आप गेहूं पैदा करिए या धान पैदा करिए, आपके साल भर के अगर परिवार छोटा है, 5 लोगों का परिवार है, तो उसमें आपका गुजारा हो जाता है गेहूं और धान से। लेकिन जब तक आप सब्जियां और फल ये पैदा नहीं करेंगे तब तक आप समृद्ध नहीं हो सकते। समृद्धि का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, टेक्निकल खेती। और इस टेक्निकल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि किसानों को ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए, अभी तक तो सब कुछ छोड़ ही दिया गया था। मैं किसी सरकार की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन सरकारों को जब तक ये समझ नहीं आएगा, अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो इसी गांव की मिट्टी से होकर के वो रास्ता जाएगा, इसी गांव की मेड़ से होकर के रास्ता जाएगा, इसी गांव के चक्रोट से होकर के रास्ता जाएगा। आप सोचिए कि बड़े बड़े हाईवे बना देने से, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना देने से भारत समृद्ध हो जाएगा, तो ये आपकी भूल होगी। कभी भी भारत ऐसे समृद्ध नहीं होगा। भारत के इतिहास को उठा करके जब आप देखेंगे
भारत माता तभी समृद्ध थी जब दुनिया भर के लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ खेती सीखने आते थे। खेती सीखने के लिए आते थे कि हमारे यहाँ मसाले कैसे पैदा होते हैं। आज भी बाहर के देशों में जाइए तो हमारे मसालों की धूम है, पूरी दुनिया हमारे मसालों का कायल है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे मसालों की डिमांड है। लेकिन सरकारों ने वो माहौल नहीं बनाया, सरकारों ने वो हमारे किसानों को उपलब्ध नहीं करवाया उस तरह की टेक्निकल चीजें। इसीलिए इस देश में कृषि विश्वविद्यालय खोलने जरूरी हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल बन रहे हैं, आज सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं कि हमने पिछले दिनों में जो महामारी आई है उसमें हमने हजारों हॉस्पिटल बना दिए, 50 मेडिकल कॉलेज बना दिए। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय कितने बनाए, ये सरकार एक भी बयान नहीं देती है। सरकार इस पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सरकार से ये किसान भाइयों की तरफ से ये हमारी डिमांड है कि हर जिले के अंदर, भारत के लगभग जो 650 जिले हैं, हर जिले के अंदर कम से कम 2 कृषि विश्वविद्यालय होने चाहिए। जब आप कृषि विश्वविद्यालय खोलेंगे तो वहाँ कृषि से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हमारे बच्चे उसमें जाएंगे, उसका शोध करेंगे। टेक्निकल खेती कैसे होती है वो गांव-गांव में समृद्धि उससे आएगी। जब तक इन चीज़ों पे आप भरोसा नहीं करेंगे, जब तक इन चीज़ों पे आप आएंगे नहीं, तब तक ये भारत समृद्ध नहीं होने वाला है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ जब तक सरकारों को जगाएंगे नहीं, हमारा संगठन राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ, हमारा संगठन सरकार से निरंतर अब ये मांग करता रहेगा, सरकार के ऊपर निरंतर ये दबाव बनाने का काम करेगा कि आप कृषि विश्वविद्यालय खोलिए, कृषि वैज्ञानिक पैदा करिए। जिस प्रकार से आपने इसरो बनाया है, उसी प्रकार से आपको जगह जगह कृषि वैज्ञानिक पैदा करने पड़ेंगे, कृषि प्रयोगशालाएं खोलनी पड़ेंगी, जिले जिले वाइज कृषि प्रयोगशालाएं खोलनी पड़ेंगी। तब जाकर के हमारा किसान समृद्ध होगा, और जब वो समृद्ध होगा तो ये भारत फिर से अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। बिना कृषि के ये भारत अपने परम वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। सरकारें, वर्तमान सरकार भी कुछ न कुछ कृषि के लिए कर रही है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। उतना कर देना ही कृषि के साथ न्याय नहीं होगा। संसद में, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, जब तक ये मुद्दा, किसानों का मुद्दा, खेती का मुद्दा, जब तक प्रथम पंक्ति में आकर के खड़ा नहीं होगा, तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा। जन जन की भावना जब तक किसानों से जुड़ेगी नहीं, जन जन की जुबान पे जब तक किसानों का हित नहीं होगा, संसद में डिबेट जब तक किसानों के मुद्दे पे नहीं होंगी, संसद में जब तक चीजें किसानों के हित की नहीं होंगी, हो हल्ला के बजाय, पेपर और कागज फाड़ने के बजाय, माइक और कुर्सी उछालने के बजाय, इस देश को समृद्ध करने के लिए
संसद में किसानों के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, एक दूसरे का विचार आना चाहिए, पक्ष और विपक्ष के विचार को सुनना चाहिए, सुन करके कृषि नीतियां बनानी चाहिए। और कृषि नीति जब तक हमारे हितों की नहीं बनेगी, जब तक किसान प्रथम नहीं होगा, तब तक राष्ट्र हितम नहीं होगा। जब तक राष्ट्र हितम नहीं होगा, तब तक इस देश समृद्ध नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय किसान और मजदूर संघ का ये नारा है, प्रथम राष्ट्र तो सदैव रहेगा, लेकिन राष्ट्र को और अग्रसर और स्वर्णिम बनाने के लिए, फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमको आपको एक नारा और दोहराना पड़ेगा। सबकी जन जन की जुबान पे होना चाहिए। सब लोगों को इस नारे को लेकर के चलना पड़ेगा, समृद्ध किसान तो समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध किसान तो समृद्ध राष्ट्र, राष्ट्र हितम कृषि हितम। जब तक कृषि का हित प्रथम नहीं होगा, जब तक किसानों का हित प्रथम नहीं होगा, सरकारों के एजेंडे में सबसे ऊपर जब तक कृषि नहीं होगी, कृषक नहीं होंगे, किसानों से संबंधित नीतियां नहीं होंगी, तब तक ये देश कभी भी अपने परम वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना भेदभाव के जिसके पास 1 बिस्से खेती है, 2 बिस्से खेती है, 10 बिस्से खेती है, वहां से लेकर के जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है, सबसे पहला कार्य उनकी समृद्धि का सरकारों का दायित्व है। सरकारों का सबसे पहला दायित्व उन 0 से लेकर के 5 एकड़ तक के किसानों का है। 5 एकड़ के ऊपर के जो किसान हैं वो एवरेज में लगभग ठीक हैं। 5 से 15 एकड़ के किसान जो हैं वो एवरेज में ठीक हैं, लेकिन 15 एकड़ से जो ऊपर के किसान हैं वो समृद्ध किसान हैं। मैं उनकी बातें भी करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं उनकी बातें नहीं करूंगा। आज का जो वीडियो है वो 0 से लेकर के 5 एकड़ तक के किसानों के लिए है। उन 5 एकड़ के किसानों के लिए सरकार जब तक नीतियां हमेशा नहीं निर्धारित करेंगी, उनको अपने एजेंडे में प्रथम नहीं रखेंगी, तब तक इस देश की समृद्धि संभव नहीं है। इस देश में लगभग 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ के अंदर भूमि है। तो हमको आपको उन 80% लोगों की बात करनी पड़ेगी, और बिना जाति भेद के। किसान की एक ही जाति है, वो कृषक है, वो किसान है, और वही हमारा देवता है। जिस तरह से अन्न ब्रह्म है, उसके बिना शरीर चलायमान नहीं है, चल नहीं सकता। उसको पैदा करने वाला हमारा देवता है। उस देव की जब तक सरकारें आराधना करना नहीं जानेंगी, उस देव की जब तक सरकारें पूजन करना नहीं जानेंगी, उस देव को प्रथम नहीं मानेंगी, तब तक इस देश में समृद्धि आ नहीं सकती। मैं दोस्तों आज का वीडियो इसी बेसिस पे बना रहा हूं। इसी को प्रथम रख करके हमको आपको चलना है कि किसान ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान ही हमारी आत्मा है, किसान ही हमारे लिए हमारा देवता है। हम और आप ये सोच करके कल्पना करके देखें कितनी मेहनत करता होगा वो व्यक्ति। सुबह उठ करके 4 बजे से वो अपने गाय, अपने बैल, अपने ट्रैक्टर, अपनी टाली, सब चीज़ों को सुदृढ़ करता है। उसके बाद
अपने खेत में जाता है, दोपहर तक खेत में काम करता है, फिर वो अपने घर आता है, फिर अब उसी परिवार और गाय बैल में लग जाता है, गाय भैंस बैल ट्रैक्टर में लग जाता है, फिर शाम को अपने खेत पे जाता है। वो जी जान जी तोड़ मेहनत करता है। वो सिर्फ अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा है। हमको आपको लगता होगा, हम और आप ये सोच सकते हैं कि मेहनत तो अपने लिए करता है, उसको उसके बदले हम अनाज खरीदने जाते हैं तो उसके बदले हम पैसे देते हैं, तब हम अनाज खरीद के आते हैं, तब हम रोटी खाते हैं, तब हम दाल खाते हैं। लेकिन ये सोच के देखिए, ये कल्पना भी करके देखिए, कुछ देशों में जहां किसान ये नहीं कर पाता है, वहां की स्थिति क्या है। वहां गेहूं और चावल किस तरह से उपलब्ध होता है, वहां की समस्याएं क्या हैं। हमारे आपके देश का किसान तो इतना जी जान से मेहनत करता है कि आज जो 1962 के पहले हमारे देश में जब एक बार अकाल आया था, अमेरिका से गेहूं आया था। हमारे दादाजी बताते हैं कि जब अमेरिका से गेहूं आया था, वो गांव पे ब्लॉकों से गांव में आया, और गांव में जब मिला तो ऐसा गेहूं था कि वो खाने की स्थिति में नहीं था। उसको लोग ले जाते थे नदी में, नाले पे, नदी में, पंपू सेट पे ले जा करके उसको छानते थे, और 10-10, 20-20 पानी से छानते थे, धोते थे, तब जा करके वो खाने लायक होता था। उसको सुखवाते थे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उसकी रोटियां ढंग की बनती नहीं थी। लेकिन उसके बाद किसानों ने ठाना, इसी बनारस के सुपुत्र, इस माटी के, काशी के माटी के लाल ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। और भारतवंशियों से उन्होंने बोला कि आप हफ्ते में एक दिन व्रत रहिए। पूरा देश व्रत रहने लगा, किसानों के बीच में हो गए, किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, और देखिए क्या स्थिति बदली कि जो सड़ा गेहूं हम अमेरिका से ले आके खाते थे, वो हम 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए। जो भी व्यक्ति किसानों के बीच में सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी इस देश के, अगर वो अपनी अंतर आत्मा से ये चाह ले कि किसानों का हमको भला करना है, किसान उसको हाथों हाथ लेते हैं। उदाहरण है जवाहरलाल, ये अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके उदाहरण हैं। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसानों ने हाथों हाथ उस नारे को उठाया, हाथों हाथ लिया, और स्थितियां बदल गई। पूरे देश के किसान धरती माँ का सीना फाड़ करके इतना अन्न पैदा किए कि जिस अन्न के लिए देश तड़प रहा था, तरस रहा था, भूखों मर रहा था, वहाँ से कभी आज तक अन्न की कमी हमारे देश में हुई नहीं। और आज तो इतना अन्न पैदा हो रहा है कि हमको आपको रखने की जगह नहीं है, सरकारों के पास गोदाम नहीं है। इसीलिए अब नई हरित क्रांति का समय आया है। वो नई हरित क्रांति टेक्निकल खेती से होगी। गेहूं और चावल और गन्ना हम उतना ही पैदा करेंगे जितना हमारे देश की आवश्यकता है। उसके अलावा हम फल, सब्जी और टेक्निकल खेती करेंगे, करके हम समृद्ध होंगे, किसान हमारे समृद्ध होंगे। हम इस विषय पे बात करेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे। हम सरकारों के इस पे ले आने के लिए सरकारों को मजबूर करेंगे। आपको कृषि विश्वविद्यालय बनाना ही पड़ेगा।
आपको कृषि रिसर्च सेंटर बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको कृषि को ही केंद्र में, आपके एजेंडे के केंद्र में सरकारों को कृषि को ही ले आना पड़ेगा। अगर कृषि को आपने अपने एजेंडे के केंद्र में नहीं ले आया तो इसके परिणाम भी सरकारों को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ पूर्णतः इसके लिए समर्पित है कि आपको ये चीजें करनी ही पड़ेगी। कृषि विश्वविद्यालय बनाने ही पड़ेंगे, कृषि रिसर्च सेंटर खोलने ही पड़ेंगे, ब्लॉक ब्लॉक में कोल्ड स्टोर की चेन खोलनी ही पड़ेगी। किसानों के हितों की बात आपको करनी ही पड़ेगी। किसानों के हित की पॉलिसियां आपको बनानी ही पड़ेंगी और किसानों से पूछ के बनानी पड़ेगी। 5 स्टार में बैठ करके नहीं बनाना है, एसी में बैठ करके बिल नहीं बनाने देंगे हम। किसानों के हितों की का बिल जो होगा वो गांव गांव से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं, आप जो ये बिल बनाने जा रहे हैं इसका हमको समर्थन है। आपको टेक्निकल खेती के लिए सब चीज करना पड़ेगा कि कैसे हम टेक्निकल खेती करेंगे, कैसे हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, कैसे हम खाद, यूरिया, डाई से छुटकारा पाएंगे, ये जहर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। किसानों के बच्चे भी खाद, यूरिया, डाई को खा खा करके अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि को कमजोर कर रहे हैं। इससे राष्ट्र भी कमजोर हो रहा है। हम किस तरह से यूरिया, डाई से छुटकारा पाएंगे? हमको आपको उस पे भी बात करनी है, इस पे भी सरकारों को दबाव बनाना है। इसके लिए राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ एक मुहिम चलाएगा। हर घर में कम से कम 2 पशु होने चाहिए। हर घर में 2 पशु होनी चाहिए। गाय हमारी समृद्धि की पहचान है। गाय हर व्यक्ति को पालना चाहिए। 2 गौ, सरकारों को 2 गौ हर किसान को मुफ्त में देने का वादा करना पड़ेगा। सिर्फ वादा नहीं, 2 गाय हर किसान को देनी पड़ेगी। इस तरह की नीतियां किसान को बीच मध्य में रख करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि गौधन रहेगा तो उससे हमारे बच्चे दूध पिएंगे, उसके गोबर से हमारी जो धरती माता है वो समृद्ध होगी और हमारा राष्ट्र बलवान बनेगा। हम इस जहर से छुटकारा पाएंगे, यूरिया, खाद, डाई से हम छुटकारा पाएंगे। हमारे पास जब 2 पशुधन होगा तो उसके इतने गोबर हो जाएंगे कि हम कम से कम 1 एकड़ में हर 6 महीने में 1 एकड़ के अंदर उस गाय के गोबर से उसमें खाद डाल सकते हैं। और जो खाद भी होगा वो हम फल के पत्तों से या सड़े हुए फलों से, उनसे हम प्रोसेस करके खाद बनाएं। उस खाद की और गोबर की खाद पे हमें खेती करनी है। और जब तक हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तब तक इस राष्ट्र की समृद्धि का कोई मार्ग नहीं है। कंक्रीट के जंगल, इंडस्ट्री, अंधाधुंध चढ़ने वाली सड़कें हम बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, उसका विरोध नहीं है, लेकिन करके आपने देख लिया। अब आपको ये भी करके देखना चाहिए कि कृषि को आपको केंद्र में रख करके सारी नीतियां बनानी चाहिए, सभी फैसले लेनी चाहिए, किसानों के हित की चीजें करनी चाहिए। आप ये भी अपना एजेंडा बनाइए कि हम 25 साल यही करेंगे। इन 25 सालों में हमारा देश देखिए कैसे आगे बढ़ता है, किस तरह से तरक्की करता है। ये धरती ही समृद्ध बनाएगी। ये भारत माता जो है यही हमारे समृद्धि का मार्ग है।
इस भारत माता ही अपना सीना चीर करके हमको आपको समृद्धि का स्वर्ण कलश देंगी और हमारा देश समृद्ध होगा। हमारा देश फिर से सुपर पावर बनेगा और उस सुपर पावर बनने का सिर्फ एक मार्ग है, वो है खेती और किसानी। मित्रों, बार बार मैं आपको बोलूंगा, इस देश की मूल आत्मा खेती है और जब तक इस मूल आत्मा को हम जागृत नहीं करेंगे, जब तक उसके प्रति हम समर्पित नहीं होंगे, राष्ट्र इस मूल आत्मा के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं हो सकता। तब तक ये देश पूरी तरह से, मैं तो एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगा, तब तक ये देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता तो हमको 1947 से मिली हुई है, हजारों बरस की गुलामियों की बेड़ियां काट करके हमारे लाखों लाख लोगों ने अपनी शहादत दी, इस भारत माता को अपने रक्त से सींच दिया, तब जाकर के हमारे देश में ये आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको पूरी तरह से हम बर्बाद कर दें। पहले तो हजारों बरस से कृषि क्षेत्र को बर्बाद ही किया गया, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया। लेकिन जो आज़ादी के बाद से जो सरकारें आज वर्तमान तक चल रही हैं, उनका ये दायित्व था कि कृषि को प्रथम रख करके राष्ट्र हितम के बारे में सोचें। लेकिन सरकार ने कृषि को प्रथम नहीं रखा, इसलिए पूर्ण रूप से आज तक राष्ट्र का हित हो नहीं पाया। हम और आप सरकारों को इसलिए मजबूर करेंगे, हम और आप ये जन जागरण चलाएंगे, हम और आप किसानों और सरकार के बीच में एक पुल बनेंगे। राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ सरकार और किसानों के बीच में एक पुल का काम करेगा कि सरकारें किस तरह से नीतियां बनाएं, सरकार किस तरह से किसानों के हित की नीतियों को अपने एजेंडे के सबसे पहले बिंदु पे रखें, सबसे पहले ऊपर रखें। इसके लिए हम सरकारों को मजबूर करेंगे, हर पार्टी को मजबूर करेंगे कि आपके एजेंडे में सर्वप्रथम किसान होना चाहिए, और किसान जिस पार्टी के एजेंडे में नहीं है, किसान उसके पूर्णतः विरोध में रहेगा। हमारा संगठन पूर्ण रूप से इसकी जागृति करेगा कि जो लोग भी, जो भी पार्टियां इस देश में अगर किसानों के हित के लिए अपने एजेंडे में सबसे ऊपर नहीं रखती हैं, इस देश का एक एक किसान उस पार्टी का बहिष्कार करेगा। हम इसके लिए योजनाएं बनाएंगे, हम इसके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की बातें करेंगे। लोकतांत्रिक रूप से हम किसी का विरोध ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे हमारे ही देश की संपत्तियों को नुकसान हो, हमारे ही देश के इमरजेंसी के लिए कोई जा रहा है, कोई मरीज है, वो इमरजेंसी से एम्बुलेंस में जा रहा है, हम रोड रोक करके बैठ जाएंगे। हम इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हमारा संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक विरोध में अपना विश्वास रखता है। सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। लोकतांत्रिक रूप से हम ये सरकारों को समझाएंगे कि आपको किसान हित के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, किस तरह से किसानों की समृद्धि की बात करनी चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, उसको ज़मीन पे किस तरह से उतारेंगे। एक एक किसान को जब तक हम समृद्ध नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा।
हमको आपको इन चीज़ों पे विश्वास लोगों के अंदर पैदा ही करना पड़ेगा, सरकारों को विवश ही करना पड़ेगा कि आपको इस एजेंडे पे चल के ही ये भारत को समृद्धि के रास्ते पे आप ले जा सकते हैं। आप पिछले 70 सालों से 65 सालों से तमाम एजेंडा आपने अपने प्रथम रख करके देख लिया, आपने करके देख लिया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? हम जहाँ से चले थे उससे 2-4 कदम आगे चले हैं और आकर के रुके पड़े हैं। तो अब हमको 25 साल तक अपनी नीतियों का फोकस गांव और किसान, ये 2 चीज़ों पे केंद्रित करना पड़ेगा। जब हम इन 2 चीज़ों पे केंद्रित कर लेंगे तो हमारा देश पूर्णतः फिर से उस परम वैभव को प्राप्त करेगा, उस सोने की चिड़िया को प्राप्त करेगा, जहाँ पे हमारे मंदिर समृद्ध हुआ करते थे, जहाँ पे हमारे गांव समृद्ध हुआ करते थे, जहाँ पे हमारा एक एक किसान समृद्ध हुआ करता था। हम इस तरह की नीतियाँ बनाएंगे, सरकारों से बनवाएंगे, सरकारों को मजबूर करेंगे करने के लिए। सरकारें अगर नहीं करेंगी तो हमारे पास तमाम मार्ग खुले हुए हैं, और सरकार करेगी क्यों नहीं? सरकार को ये आभास है कि किसान, जो एक्चुअल किसान है, जो कृषि करता है, जिस दिन वो जाग खड़ा हुआ उस दिन इस देश में क्या परिवर्तन आएगा, ये किसानों को भली भांति पता है। ये सरकारों को भली भांति पता है कि जिस दिन इस देश का जो गांव में बसने वाला, जो खेती करने वाला किसान है, अगर वो खड़ा हो गया तो इस देश में क्या परिवर्तन हो सकता है। इसलिए किसानों से धैर्यपूर्वक हमारा ये निवेदन है, जिले जिले में, हर जिले में 2 कृषि विश्वविद्यालय और 1 रिसर्च सेंटर खोला जाए। ब्लॉक ब्लॉक में आपको कोल्ड स्टोर की चेन खोलनी पड़ेगी। मैं किसी प्राइवेट अगर कोई चीज़ होती है तो उसके विरोध में नहीं हूँ। अगर किसी को आज मैं समृद्ध हूँ कि मैं 2 कोल्ड स्टोर खोल सकता हूँ, तो सरकारों को उनको परमिशन देना चाहिए, लेकिन उस कोल्ड स्टोर में जो फ़ायदा होगा उसको मिनिमम करके रखना है, जिससे उनका कोल्ड स्टोर भी चले, उनके कर्मचारियों की सैलरी भी निकले और उससे उनको भी 10 रुपये का प्रॉफिट हो, और किसान अपने फसल, अनाज, फल वहाँ पे रख करके मंडियों में जैसी ज़रूरत हो वैसी सप्लाई कर सके, उस तरह की चीज़ों को चयन कर सके। तो इसका भी प्रोत्साहन देना चाहिए सरकारों को। मैं बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ, ना हमारा संगठन इसके विरोध में है। हम और आप दोस्तों इसके लिए सरकारों से निरंतर मांग करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी चीज़ें सरकारें मान न लें, जब तक हमारी चीज़ों को सरकारें समझ न लें, जब तक हमारी चीज़ों को सरकार अमल में ले आकर के उस पर कार्य न करने लगे और कार्यपूर्ण होकर के किसानों की समस्याओं का निदान न हो, तब तक निरंतर हमारा संगठन इस तरह की चीज़ें करता रहेगा और पूरी तरह से करता रहेगा। तो दोस्तों, लोगों को सरकारों के ऊपर ये दबाव बनाना जरूरी है। किसानों के हितों की बात करना जरूरी है। अभी तक इस देश में जो लोग किसान और किसानों के हितों की बात करते थे उनकी अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब वो समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो समय धीरे धीरे ख़त्म, समाप्ति पे है। अब सरकारों को किसानों के हितों पे ही ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, और सरकारों ने ऐसा अगर नहीं किया, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकारें हों, राज्य सरकारों से भी ये आग्रह है, जहाँ जहाँ भी
किसी भी पार्टी की सरकार हो 26-27 स्टेट में, उनको भी उनकी ये जिम्मेदारियां हैं कि सब कुछ सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ करके कि केंद्र की जो नीतियां बनेंगी उसी पे हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। किसानों के हित को प्रथम आपको भी रख करके किसानों के हित में कानून बनाना और किसानों के समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करिए और ये करके दिखाइए। तो केंद्र सरकार को भी दबाव में आना पड़ेगा, आपकी नीतियों की वजह से केंद्र सरकार को भी दबाव में आना पड़ेगा। वो भी किसानों के हित की बात करेगी, किसानों के हित के कानून बनाएगी, किसानों के हित के लिए तमाम तरह की स्कीमें चलाएंगी। आप 5 स्कीम किसानों के हित की चला करके देखिए, तो हो सकता है केंद्र सरकार 6 चलाए, 10 चलाए, 20 चलाए। आपकी भी उतनी जिम्मेदारियां हैं जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन इससे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है कि राज्य सरकारें अगर कुछ काम कर रही हैं कृषि पे, तो हम अपने कान में तेल डाल करके सो जाएं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी है, क्योंकि वो इस भारत की सरकार है, इस भारत माता की सरकार है, इस भारत माता का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में वो चल रही है। तो केंद्र की सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नीतियों में पारदर्शिता आना जरूरी है। किसान नीतियों में हम वहां से बोल तो देते हैं कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सतह पे जमीन पे उतर रहा है? वो जमीन पे चीजें हो रही है? सरकार, अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसकी एक चीज के लिए मैं प्रशंसा कभी करता हूं, राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ खुल करके प्रशंसा करता है। जो नीम कोटेड यूरिया का निर्णय इस सरकार ने लिया, वो एक अपने आप में क्रांतिकारी निर्णय है। हम इसलिए सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ इस देश के किसानों की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिससे हमारी कालाबाजारी खत्म हुई, उपलब्धता खत्म हुई। लेकिन नीम कोटेड यूरिया के ये यूरिया और डाई, इनसे हमको बाहर निकलने की जरूरत है। सरकार को ऐसी नीतियां भी बनानी पड़ेंगी कि हम किस तरह से इस जहर से बाहर निकलें। ये जो हम जहर अन्न के अंदर घोल के दे रहे हैं, इससे हमें हमारा देश बीमार हो रहा है। गांव-गांव में जो बीमारी फैल रही है इस यूरिया डाई के खाने से, कैसे हम जैविक खेती की तरफ बढ़ें, कैसे हम अपनी जो पुरानी जैविक खेती करते थे, जिस खेती को करके हमारा देश समृद्ध था, ये राष्ट्र को लोग आकर के नतमस्तक होते थे, इस राष्ट्र का गुणगान पूरी दुनिया करती थी। हमारी जैविक खेती ही हमारे मूल में था। हमारे सदियों सदियों तक हमारे मूल में जैविक खेती थी, लेकिन हमने उस जैविक खेती को खत्म करके मुगलों और अंग्रेजों की बनाई हुई यूरिया और डाई पे हम डिपेंड हो गए। जैविक खेती खत्म हो गई, खेत हमारे बंजर होने लगे, किसान हमारे आत्महत्या करने लगे। तो सरकारों को जैविक खेती पे सबसे ज़्यादा सिर्फ एक निर्णय आपने लिया कि यूरिया को नीम कोटेड किया जाएगा, इसका स्वागत है, लेकिन सिर्फ एक निर्णय से इस देश का किसान समृद्ध नहीं हो सकता। आप किसानों को हर साल 6,000 रुपये दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, इसका भी कोई विरोध नहीं है।
लेकिन 6,000 रुपये में किसान समृद्ध नहीं हो सकता। किसान को किसी से, सरकारों से 10 रुपया लेना न पड़े, किसान को 10 रुपया सरकार से उधारी न लेना पड़े, हमको किसान को उस स्थिति में खड़ा करने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी जो सरकार चलती है उसकी होती है कि किस तरह से हम अपने देश के किसानों को प्रथम रख करके इस राष्ट्र के हित के बारे में निर्णय लें। जब तक राष्ट्र का हित, किसान हित नहीं होगा, जब तक किसान हित राष्ट्र हित नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। जब तक एक दूसरे के साथ इन दोनों का समावेश नहीं होगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं हो सकता। समृद्ध तभी होगा जब हमारी सरकारों के केंद्र में किसान आएंगे, खेती आएगी, खेतीहर मजदूर आएगा, छोटा किसान आएगा, सामंत किसान आएगा, जीरो से लेकर के 5 एकड़ खेती वाला किसान जब हमारे प्रथम आएगा सरकारों के एजेंडे में, तब जाकर के ये देश समृद्ध और अपने परम वैभव, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, परम वैभव को प्राप्त करेगा। परम वैभव मतलब जो हम थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध के समय जो हमारी समृद्धियां थी, उस समृद्धि को हमको आपको प्राप्त करने के लिए किसान के हितों में ही ये सब चीज निहित है। जब तक हम उनको सुख और समृद्धि नहीं दे पाएंगे, तब तक इस देश में, इस राष्ट्र में वैभव नहीं प्राप्त कर पाएगा। तब तक ये राष्ट्र अपने परम वैभव को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तब तक हम अपनी चीज़ों में कंक्रीट के जंगल और इंडस्ट्री बनाने में उलझे रहेंगे, बनाते रहेंगे, रोड, रेलवे लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते रहेंगे। लेकिन अगर उसका 20%, 25%, 30% कृषि को हम दिए होते, तो आज ऐसी स्थिति भारत की नहीं होती। आज ये भारत दुनिया का गौरव बन के खड़ा रहता। हमारे किसानों के बच्चे पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते रहते, आज भी लहरा रहे हैं। उस बदहाली में पढ़ करके भी किसान का बच्चा, उस बदहाली में रह करके भी आप परसेंटेज निकालिएगा, इस देश में IAS, IPS या बड़े पदों पे बैठे हुए लोग उसी किसान के घर से निकल करके गए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं गुदड़ी के लाल। उसी गुदड़ी में से निकल करके गए हैं, उसी खेती किसानी से निकल करके गए हैं, उसी गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके निकल करके गए हैं। आप निकालिए, परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी गांव से लोग निकल करके गए हैं, जिस गांव के, जिस किसानी को, जिस खेती को हम हे दृष्टि से देखते हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं है गांव में, लेकिन उस प्रतिभा को आकार देने की ज़रूरत है। वो आकार कृषि को समृद्ध बना करके ही दिया जा सकता है। वो आकार कृषि को प्रथम करके ही दिया जा सकता है। सरकारें जब तक कृषि को प्रथम नहीं करेंगी, अपने एजेंडे में प्रथम नहीं ले आएंगे, तब तक कृषि कभी संपन्न नहीं हो सकता, न कृषि का एजेंडा कभी खत्म हो सकता है। कर्ज माफ़ी एक अच्छी चीज़ है, मैं पहले भी बोला, अब इसी वीडियो में, कर्ज माफ़ी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ कर्ज माफ़ी से चीज़ें हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है। कर्ज माफ़ी एक रास्ता है, लेकिन विकल्प नहीं है। हमको किसानों को समृद्ध करने का विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। जिस दिन इस देश में एक भी किसान 25 साल तक आत्महत्या नहीं करेगा, एक भी किसान,
आप समझ लीजिए कि ये देश अपने परम वैभव को प्राप्त करने वाला है। एक भी किसान अगर इस देश में आत्महत्या करता है तो ये धरती माँ हमको आपको श्राप ही देती रहेगी। कभी हम और आप, ये राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। ये राष्ट्र तभी समृद्ध होगा जब 25 सालों तक एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और सदियों तक फिर नहीं करेगा, सदियों सदियों तक नहीं करेगा। इस तरह की नीतियों पे जब हम कार्य करेंगे, इस तरह की नीतियों को जब हम अमल में ले आएंगे, इस तरह की नीतियों को जब हम गांव गांव में पहुंचाएंगे, तब जाकर के हमारा देश, हमारा किसान समृद्ध होगा। और जब किसान एक बार समृद्ध हो गया, किसान ने अगर टेक्निकल खेती करना चालू कर दिया, किसान को लेकर के सरकारों ने रणनीतियां बनानी चालू कर दी, किसान को प्रथम रख करके अपने एजेंडे को तैयार करने लगे, अपना मैनिफेस्टो जो बनाते हैं उसमें सबसे ऊपर अगर किसान की बातें होने लगी, किसान होने लगा, तो ये देश बहुत जल्द ही समृद्धि के मार्ग पे प्रशस्त हो जाएगा। आपने करके देखा, कर रहे हैं 70 सालों से, तमाम तरह के चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब ये 25 साल आप ये भी करके देखिए कि हमारी पूरी नीतियां, हमारा पूरा समर्पण, हमारा पूरा फोकस कृषि और किसानी पे होगा, किसान की समृद्धि पे होगा। ये आप एक सूत्री एजेंडा तैयार करिए कि कैसे सरकारों को ये एक सूत्री एजेंडा तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के ये देश तमाम मुसीबतों से बाहर निकल जाएगा, तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाएगा, तमाम मुसीबतों से मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। अगर ये करने में सरकारें विफल रही तो हमारे लिए, राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को जगाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकारों के यहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, जन जन तक पहुँचाने का अपनी बात कर रहे हैं, उसी प्रकार आगे हमको, अगर सरकारें इस एजेंडे पे नहीं आती हैं, कृषि विश्वविद्यालय खोलने के, कृषि रिसर्च सेंटर खोलने के, कोल्ड स्टोरेज खोलने के, और सरकारों के किसानों के हित की बात, किसानों के हितों के एजेंडे की बात अपने मैनिफेस्टो में प्रथम किसान की बात नहीं करेंगे, तो हमको मजबूर होकर के लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार भी है, और हम फिर उस पर वो चीज़ें करेंगे ताकि सरकारें ये समझें, ये जानें कि हमको आपको किस तरह से अधिकार लेना है, अधिकार की लड़ाई लड़नी है हमको, और वो अधिकार की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़नी है। किसानों के अधिकारों की लड़ाई हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए हम हजारों हजार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, गांव की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करवाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि हम सरकारों के ऊपर किस तरह से अपनी सरकार के ऊपर हम किस तरह से दबाव बना सकते हैं, कि जब हम, तभी आप हमारे वोट के अधिकारी हो जब हमारे लिए रणनीतियां आप बनाएंगे। जब तक किसान प्रथम नहीं होगा तब तक इस देश का हित नहीं है। इस देश का हित सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में है, किसान के हित में। आगे हम किस तरह से गांव-गांव में जाएंगे,
किस तरह से गांव-गांव में प्रशिक्षण देंगे, किस तरह से गांव-गांव में लोगों को तैयार करेंगे, इसकी भी रणनीति पे हमारी आपकी चर्चा होगी। इस पे भी हम और आप बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो किसानों के समृद्धि का मुद्दा है। किसान समृद्ध कैसे हो सकता है, किसान किस प्रकार से किसानों के लिए हम और आप अपना समर्पण दे सकते हैं और सरकारों को किस तरह से मजबूर कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। आप किसानी से जुड़े हैं तो भी, और किसानी से नहीं जुड़े हैं तो भी। किसानी से नहीं जुड़े हैं तो इसलिए कि जो व्यक्ति हमको अन्न पैदा करके देता है, जिससे हमारा ये शरीर चलायमान है, शरीर चलता है, वही हमारा देवता है। वो प्रत्यक्ष देवता है। मंदिरों में जिस तरह से हम जल चढ़ाते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप है और हम जल चढ़ाते हैं, हम फूल पत्ती चढ़ाते हैं, हम प्रकृति को प्रकृति के रूप में भेंट स्वीकार देते हैं। इसी प्रकृति से लेकर के इसी प्रकृति को हम देते हैं। हमारे अंदर समर्पण की भावना है। उसी प्रकार हमको आपको उस किसान के प्रति भी समर्पित रहना पड़ेगा कि सबसे इस देश में जागृत जो देवता है वो किसान है। वो अन्न पैदा करके दे रहा है, उसके अन्न को खा करके हमारा आपका शरीर काम कर रहा है, हमारा आपका शरीर चल रहा है। तो हमारे आपके लिए प्रत्यक्ष देवता वो है। मैं शहरों में रहने वाले लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से हम जवानों को देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, हवाई अड्डे से लेकर के बस अड्डे तक, जहाँ भी जवान हमारे गांव में आते हैं तो हम उनको देख करके सलूट करते हैं। हम उनको देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारी भारत माँ का रक्षक आ रहा है। इसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, इसकी वजह से हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारे जवानों की वजह से। उसी प्रकार वही भावना हमारे अन्न देवता के प्रति भी आनी चाहिए कि अगर ये अन्न देवता नहीं रहता, ये अन्न नहीं पैदा करते, तो हमारा शरीर चलता ही नहीं। हम क्या खाते? हम लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, घर में लगी हुई टाइल्स, मार्बल, लकड़ियां, ये तो खा नहीं सकते। खाने के लिए हमको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। और वो अन्न कहाँ से उपलब्ध होगा? इस किसान देवता, किसान देवो भव, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस नारे को हम लेकर के चलेंगे, किसान देवो भव। किसान ही हमारा देवता है। किसान के अलावा इस भारत में समृद्धि का कोई मार्ग नहीं है। किसान के अलावा इस भारत के परम वैभव का कोई मार्ग नहीं है। किसान के अलावा इस देश में पुनः सोने की चिड़िया बनने की ताकत नहीं है। वो ताकत अगर किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ इस धरती माँ में है। और धरती माँ का जो संरक्षक है, धरती माँ का जो पुत्र है, वो है किसान। वो पुत्र जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक ना ये धरती समृद्ध होगी, ना ये राष्ट्र समृद्ध होगा। मित्रों, आज का वीडियो किसानों के हितों को लेकर के, सरकारों को जागृत करने का है। मैं सिर्फ इतनी बातें बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और माँ धरती से ये प्रार्थना करूंगा, माँ भारत भूमि से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि माँ हमें और हमारे संगठन को ये आशीर्वाद दें कि हम जो मुहिम लेकर के चले हैं, किसान देवो भव, उसमें हम कामयाब हों और इस राष्ट्र को फिर से परम वैभव तक पहुंचाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, राष्ट्रहितम, किसान प्रथम। जय हिंद।